आप सभी को मेरा प्रणाम। यूजीसी नेट योग विषय के संदर्भ में यूनिट 6 के सामान्य मनोविज्ञान जो पहला भाग है उसमें हम 7वें पार्ट में आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे व्यक्तित्व के तत्व और उनके प्रकार के बारे में। व्यक्तित्व के तत्व की अगर बात करें तो शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के तत्व बताए गए हैं। इनके कुछ गुण बताए गए हैं जो आइए हम लोग जानते हैं। पहला जो है शारीरिक गुण है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, गठन, भार, रंग, रूप, ध्वनि, ये आपके शारीरिक किसी भी व्यक्तित्व के ये शारीरिक तत्व होंगे। जो दूसरा मानसिक तत्व हैं वो मानसिक तत्व इस तरह से होंगे, किसी के शील गुण, संवेग, आदतें, ज्ञान शक्ति, प्रकृति, चरित्र, भावना, इच्छा, स्वभाव आदि, ये इसके मानसिक तत्व होंगे। तो दो प्रकार के तत्वों के समायोजन से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आयुर्वेद की दृष्टिकोण से व्यक्तित्व को किस तरह से विभाजित किया गया है। जैसा कि आपने भी आयुर्वेद का प्रारंभिक चरण या फिर बहुत ही प्राथमिक चरण पढ़ा होगा, अध्ययन अध्यापन किया होगा, तो आपको पता होगा कि आयुर्वेद के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व की बात की जाती है। वात प्रधान, पित्त प्रधान और कफ प्रधान। यहाँ पर वात प्रधान का जो व्यक्तित्व होगा उसके जो गुण बताए गए हैं, धीमे, निर्बल, सुस्त और उत्तेजनाहीन व्यक्ति होते हैं। पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं वो शीघ्रता और प्रसन्न व्यक्ति होते हैं। तीसरा जो कफ प्रकृति के बारे में बताया गया है, निराशावादी लोग होते हैं। ये आयुर्वेद के अनुसार हमने जाना कि 3 प्रकार के वात, पित्त और कफ प्रकृति के। जानते हैं कि भारतीय दर्शन के अनुसार व्यक्तित्व को कितने रूपों में विभाजित किया गया है। तो हमने लिखा है सात्विक, राजसिक और तामसिक। जैसे कि आपने श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया होगा तो उसमें भी इन सब चीज़ों को सात्विक, राजसिक और तामसिक की बहुत ही वृहद चर्चा की गई है। आप बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इससे संबंधित एक बार प्रश्न बना भी है तो आप इसको अन्यथा ना लें, इसको आप बहुत ही सहजता से, क्योंकि ये बहुत ही साधारण सा प्रश्न है लेकिन प्रश्न बन सकते हैं, तो बहुत ही गंभीरता से इनका अध्ययन अध्यापन करें। फिर हम लोग जानेंगे हिप्पोकैट्स के बारे में। ये एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया। 2000 वर्ष पूर्व इन्होंने अध्ययन अध्यापन किया और उन्होंने बताया कफ प्रकृति के लोग, काला पित्त प्रकृति के लोग, पीला पित्त प्रकृति के लोग और रक्त प्रकृति के लोग। ये 4 प्रकार के उन्होंने विभाजन किए, कफ, काला पित्त, पीला पित्त और रक्त प्रकृति के लोग। इसमें इन्होंने गुण बताए हैं कि कफ प्रकृति के लोग जो होते हैं धीमे, शांत, निष्क्रिय, भाव शून्य, विरक्त होते हैं। फिर काले प्रकृति के रूप में, काले पित्त के रूप में इन्होंने बताया कि निराशावाद, उदास, मंदित होते हैं। पीला प्रकृति के रूप में, पीला पित्त के रूप में इन्होंने बताया कि क्रोध, चिड़चिड़े, बेचैन, तनुक मिजाजी, शीघ्रता इनमें होती है। फिर रक्त प्रकृति के लोगों को इन्होंने बताया कि आशावादी, प्रसन्न, उत्साही, खुशमिजाजी लोग होते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक स्पेंसर ने ये बताया कि पहला एक है भाव प्रधान, दूसरा है क्रिया प्रधान। स्पेंसर के अनुसार मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं, आधुनिक मनोवैज्ञानिक स्पेंसर के अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा। पहला भाव प्रधान जो बहुत महत्वपूर्ण है और क्रिया प्रधान। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि जब प्रश्न इस तरह से बनता है कि अमुक मनोवैज्ञानिक ने किन किन विभाजनों को किया या किन किन रूपों में विभाजित किया व्यक्तित्व को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मनोवैज्ञानिक स्पेंसर हैं इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, भाव प्रधान और क्रिया प्रधान। भाव प्रधान के बारे में इन्होंने बताया कि भावुक होकर कोई भी कार्य करता है। फिर क्रिया प्रधान के बारे में इन्होंने बताया कि रचनात्मक होते हैं, सकारात्मक होते हैं, शारीरिक कार्य की कुशलता परंतु मानसिक कार्य की अक्षमता होती है, जैसे पहलवान, सैनिक, खिलाड़ी इत्यादि। फिर जानते हैं रोस्टन 1824 के अनुसार इन्होंने शरीर एवं शारीरिकी द्रव्य के अनुसार
व्यक्तित्व का विभाजन किया जो 4 प्रकार से है। पहला इन्होंने बताया सेरिब्रल प्रमस्तिष्कीय, दूसरा इन्होंने बताया मस्कुलर पेशीय, तीसरा इन्होंने बताया डाइजेस्टिव गोलमटोल, चौथा इन्होंने बताया रिस्पिरेटरी श्वसनीय। सेरिब्रल जो प्रमस्तिष्कीय के बारे में बताते हैं कि ये दुबले पतले और लंबे होते हैं। पेशीय या मस्कुलर के बारे में उन्होंने बताया ये पुष्टकाय होते हैं। डाइजेस्टिव के बारे में उन्होंने बताया ये गोल मटोल होते हैं। और रिस्पिरेटरी अर्थात श्वसनीय के बारे में बताएं ये मिला जुला संयुक्त रूप होता है। ये रोस्टन 1824 के अनुसार था जो शरीर एवं शारीरिक द्रव्यों के आधार पर इन्होंने बताया। ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है कि रोस्टन के अनुसार किस प्रकार से व्यक्तित्व का विभाजन किया गया है, तो शरीर एवं शारीरिकी द्रव्य के कारण। अब जानते हैं वर्नर के अनुसार जो शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व को विभाजित किया। इन्होंने स्वस्थ, अविकसित, स्नायुविक, अंग रहित, सुस्त, मृगीग्रस्त, इस तरह से इन्होंने विभाजित किया कि एक स्वस्थ प्रकार का व्यक्ति होता है, एक अविकसित होता है, एक स्नायुविक रोग से जो पीड़ित होते हैं उनकी अलग व्यक्तित्व को के प्रकार के रूप में माना, और एक अंग रहित जो विकलांग लोग होते हैं उनको अलग एक व्यक्तित्व के रूप में माना, एक सुस्त लोग जो होते हैं उनको अलग रूप में माना, और एक मृगीग्रस्त। ये 6 प्रकार के वर्नर के अनुसार शारीरिक दृष्टिकोण के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन किया। फिर हम लोग जानते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार कि व्यक्तित्व का किस तरह से विभाजन किया। इन्होंने बताया कल्पना और विचार शक्ति के आधार पर। ये जो मनोवैज्ञानिकों के बाद में जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जैसे प्रश्न बन सकता है कि थॉर्नडाइक ने किस आधार पर विभाजन किया व्यक्तित्व का, तो कल्पना और विचार शक्ति के आधार पर। थॉर्नडाइक ने बताया कि एक स्थूल विचारक होते हैं, एक सूक्ष्म विचारक होते हैं। जो स्थूल विचारक होंगे वो क्रिया पर बल देंगे, जो सूक्ष्म विचारक होंगे वो गणित एवं कानून में रुचि प्रत्यक्ष विचारक होंगे। संख्या, संकेत तथा शब्दों को पकड़ होगी, किसी भी शब्दों पर उनकी अच्छी पकड़ होती है। जो सूक्ष्म विचारक होते हैं ये गणित में बहुत अच्छे होते हैं, निपुण होते हैं, कानून में बहुत ही रुचि लेते हैं। ये था कल्पना और विचार शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक का विभाजन व्यक्तित्व का। अब जानते हैं कार्ल युंग 1923 के अनुसार व्यक्तित्व का विभाजन। इन्होंने साइकोलॉजिकल टॉयज नामक एक पुस्तक है, उसमें इसका एक्सप्लेनेशन मिलता है, इसकी व्याख्या मिलती है। इन्होंने 2 प्रकार के मुख्यतः बताए हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड। तीसरा भी प्रकार इन्होंने बताया बट उसकी आलोचनाएं बहुत हुई हैं, जिससे उभयमुखी कहा गया है इन्होंने। लेकिन अगर आपको कार्ल युंग के बारे में आए तो 2 ही प्रकार आपको जानना है, इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इस तरह से कार्ल युंग ने 1923 में जो विभाजन किया वो 2 प्रकार से किया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। इनका एक विभाजन ये भी है कि उभयमुखी, जिसे दोनों का मिश्रण कहते हैं, और दोनों जो इंट्रोवर्ड और एक्सट्रोवर्ड दोनों होते हैं उनमें। लेकिन इसकी बहुत सारी आलोचनाएं हुई हैं कार्ल युंग की अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की, तो इसको आप डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना याद रखिए कि जो कार्ल युंग थे इन्होंने व्यक्तित्व के विभाजन में 2 रूपों में कहा। अब जो अगला बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्रेस्मर के अनुसार ये जर्मन के मनोवैज्ञानिक हुए हैं। 1925 में शारीरिक गुणों के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का विभाजन किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी पिछली परीक्षा में भी इससे प्रश्न बना था कि क्रेस्मर के अनुसार कितने भागों में विभाजित किया गया है, या एक प्रश्न ये भी था उसके पहले की परीक्षा में ये भी पूछा गया था कि पिकनिक टाइप जो पर्सनालिटी है ये किसका विभाजन है, या क्रेस्मर का। ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक का नाम और शारीरिक गुणों के आधार पर इन्होंने विभाजन किया है। इनका जो विभाजन हुआ है 4 प्रकार से किया है, जो हम आगे पढ़ेंगे। पहला जो प्रकार है स्थूल का है, पिकनिक टाइप। इसमें कद छोटा, शरीर भारी, गोलकार, गर्दन छोटी मोटी, सामाजिक, खाने के शौकीन, सोने के शौकीन, खुशमिजाजी,
इन्हें साइक्लोइड कहा जाता है मनोविज्ञान की भाषा में। मानसिक रोग होने पर विषाद की संभावना अधिक होती है। मानसिक रोगों में इन्हें विषाद की होने की अर्थात डिप्रेशन में जाने की संभावनाएं इसमें अधिक होती है। दूसरे जो प्रकार इन्होंने बताया कृशकाय अर्थात कद लंबा, दुबले पतले, मांसपेशियां अविकसित अर्थात विकसित नहीं होती हैं, कम उम्र की अपेक्षा वजन कम होता है, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग, सामाजिक उत्तरदायित्व से दूर और दिवा स्वप्न देखते रहते हैं, कल्पनाओं में ये व्यस्त रहते हैं। इन्हें सिचिज़ॉइड कहा जाता है, जिन्हें सिजोफेनिया नामक एक मनोरोग जो है, सिजोफेनिया की संभावनाएं अधिक होती हैं इस तरह के व्यक्तित्वों में। तीसरा जो प्रकार है जिसे पुष्टकाय कहेंगे और इसे अंग्रेजी भाषा में एथलेटिक कहेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे कृशकाय जिसको एस्थेनेटिक कहा गया है, पुष्टकाय एथलेटिक कहा गया है, तो इन शब्दों को अंग्रेजी भाषा के शब्दों को भी आप स्मरण में रखें। कभी कभी प्रश्न में परीक्षा में ऐसा होता है कि अंग्रेजी भाषा को भी हिंदी में लिख दिया होता है, एथलेटिक और एस्थलेटिक, इस तरह से आपको लिख देगा तो आपको भी ये स्मरण में रखना है, केवल हिंदी ही नहीं पढ़ना है, आपको अंग्रेजी शब्द भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि पुष्टकाय को एथलेटिक कहा गया है, यहाँ पर मांसपेशियां विकसित, कद वजन संतुलित, शरीर सुडौल, संतुलित स्वभाव, ना अधिक चंचल ना अधिक शांत, और समायोजन का अच्छा सामाजिक प्रतिष्ठा होती है। फिर विशाल काय को जिसे डायप्लास्टिक कहा गया है, ये पहले, दूसरे और तीसरे का मिश्रण बताया गया है। इनमें तीनों के गुण मर्ज हो जाते हैं, तीनों के गुण पाए जाते हैं। ये चार प्रकार का जो विभाजन किया, क्रिस्मर द्वारा विभाजन किया गया 1925 में शारीरिक गुणों के आधार पर। पहला था स्थूलकाय, दूसरा कृशकाय, तीसरा पुष्टकाय और चौथा विशालकाय। ये चार प्रकार के इन्होंने विभाजन किए व्यक्तित्व के। सेल्डन 1940 अमेरिकी जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने शारीरिक संगठन के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया। सेल्डन ने तीन प्रकार के व्यक्तित्वों की बात की। इन्होंने कहा इंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। इंडोमॉर्फी को स्थूलकाय, मेसोमॉर्फी को पुष्टकाय और एक्टोमॉर्फी को लंबकाय कहेंगे। हमने लंबकाय यहाँ पर छोड़ दिया है, शायद हमसे लिखने में छूट गया, लेकिन तीसरा जो प्रकार होगा उसे हिंदी में लंबकाय कहेंगे। इन्होंने तीन प्रकार के कहा, जो ऊपर हमने अभी पढ़ा था क्रिस्मर के अनुसार वो चार प्रकार के विभाजन किया, लेकिन सेल्डन ने तीन प्रकार के विभाजन किया। अब यहाँ पर जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो कुछ बातें यहाँ पर सिमिलर हैं, लेकिन आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मनोवैज्ञानिक अलग है। तो यहाँ पर आइए डिटेल में पढ़ते हैं। इंडोमॉर्फी के बारे में इन्होंने बताया, जो स्थूलकाय कहलाते हैं, इनके बारे में बताया कि मोटे, नाटे, गोल, आराम पसंद, खुश और सामाजिक, खाने और सोने के शौकीन होते हैं। इन्होंने एक विशेष बात बताई, चित्त की प्रकृति की बात की। इन्होंने बताया इनकी चित्त की प्रकृति जो होती है विस्रोटोनिया कहते हैं। इनकी जो चित्त की प्रकृति होती है वो विस्रोटोनिया होती है। दूसरा जो इन्होंने प्रकार बताया मेसोमॉर्फी, जो पुष्टकाय होते हैं, इनकी हड्डियां तथा मांसपेशियां विकसित होती हैं, सुडौल होते हैं, बहादुर होते हैं, जोखिम लेने वाले होते हैं, दृढ़ कथन होता है इनका, आदेश देने का आनंद, और इनकी जो चित्त की प्रकृति होती है सोमेटोनिया होती है। अगर थोड़ा सा गहरे से प्रश्न बनेंगे तो ये पूछ सकता है कि मेसोमॉर्फी में चित्त की प्रकृति क्या होती है, तो इसको भी आपको थोड़ा स्मृति पटल पर बना के रखेंगे। तीसरा जो इन्होंने प्रकार बताया, जो अंतिम प्रकार है इनका, कि इन्होंने बताया कि लंबे, एक्टोमॉर्फी की बात की, जो लंब काय जिसे हिंदी में कहेंगे, लंबे, दुबले, मांस अविकसित, गठन इकहरा, अकेले रहना पसंद करते हैं, और इनकी जो चित्त की प्रकृति होती है सेरिब्रोटोनिया जिसे कहते हैं, और ये संतुलित होते हैं। इन्होंने ये बताया कि जो 1, 2, 3 मतलब ये जो तीनों में जो का मिश्रण होता है वो श्रेष्ठ होता है, उसका कोई प्रकार नहीं बताया इन्होंने ये बता दिया कि एक्टोमॉर्फी जो होता है, लेकिन जो ये तीनों का जो मिश्रण होगा, जो तीनों का इसमें समाकलन होगा, जिसमें वो
जो व्यक्तित्व होगा वो श्रेष्ठ होगा। जैसे कि क्रस्मर ने व्यक्तित्व के प्रकार में 4 प्रकार से बताया, तो चौथा जो प्रकार बताया उसमें बताया कि ये तीनों का मिश्रण होता है, लेकिन इन्होंने 3 ही प्रकार बताए, बट लास्ट में एक लाइन में बताया कि ये जो तीनों का जो संतुलित रूप होगा, तीनों का मिश्रण होगा, वो श्रेष्ठ व्यक्तित्व होगा। आज की कक्षा का समापन हम यहीं करेंगे। अगली कक्षा में, अगले वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले कारकों को हम लोग जानेंगे, किस तरह से व्यक्तित्व का प्रभावित करते हैं कारक, उनके क्या क्या हैं, उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद।